Yes, good morning students. Now this is my last lecture of FR daily revision for PPE. देखो आज के लेक्चर में मैंने कवर किया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में तीन मेथड्स अलाउ किए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 16 ने, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो टाइम बेसिस पे एसेट को यूज़ करो या मत करो, इंटेंशन टू यूज़ द एसेट है तो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। लेकिन ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है ना, ये कंजम्पशन बेसिस पे है, जितना एसेट यूज़ होगा ऑन दैट बेसिस डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज। सो दिस इज़ नॉट ऑन टाइम बेसिस। कौन सा मेथड सिलेक्शन करना चाहिए? अरे मेथड सेलेक्ट करेगा मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसेट, एसेट का क्या नेचर है उसके बेसिस पे मेथड सेलेक्ट करना होता है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स समझाए थे। क्या क्या पॉइंट समझाए थे? सबसे पहला पॉइंट था एसेट को सेपरेटली डेप्रीशिएट करना चाहिए हर एक एसेट को, लेकिन अगर छोटे मोटे एसेट्स का अगर ग्रुप बना रखा है तो वो ग्रुप को एक साथ किया जा सकता है, अदरवाइज हर एक एसेट सेपरेटली डेप्रीशिएट होता है। कोई एसेट अगर हम लोग ने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के बनाया, याद है एक मैंने एग्जांपल किया था जिसमें एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका रूफ हमको 20 साल में रिप्लेस करना था, बिल्डिंग की लाइफ तो 40 ईयर्स थी, तो ये एक रूफ एक कंपोनेंट था। तो वो कंपोनेंट और अदर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग को सेपरेट रखना, राइट फ्रॉम बिगिनिंग उसको डेप्रीशिएट भी सेपरेट करना। इंस्पेक्शन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कंपोनेंट बेस्ड डेप्रीसिएशन मेथड फॉलो होता है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग साथ में दे रखी है तो बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना, लैंड को डेप्रीशिएट नहीं करना, बिकॉज लैंड की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, सो वो डेप्रीशिएट नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने आज एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया, अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस इवन लैंड कैन बी डेप्रीशिएटेड। डिटेल में समझाया हुआ, अभी तो खाली एक रिकैप दे रहा हूँ ना, तो अब वापस से डिटेल में नहीं जाता हूँ। एबनॉर्मल कंडीशन में लैंड को भी डेप्रीशिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर कब से स्टार्ट करना है? अगर एसेट की लाइफ मोर देन 1 ईयर है और वो रेडी फॉर यूज़ हो चुका है तो डेप्रीसिएशन चालू कर दो। और जिस दिन एसेट को या तो बेच दिया या फिर उसको रिटायरमेंट दे दिया, बेचने के लिए रख दिया, या तो बेच दिया या बेचने के लिए रख दिया, दोनों केस में डेप्रीसिएशन चार्ज होना ख़त्म। क्यों डेप्रीसिएशन उस दिन से रोक देने का? क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही नहीं है। 4 कंडीशंस थी ना पीपीई के, उसमें हेल्ड फॉर यूज़ भी एक कंडीशन थी। नाउ इट इज़ नॉट हेल्ड फॉर यूज़, तो वो पीपीई नहीं है, उसको डेप्रीशिएट नहीं करेंगे। और अगर चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, अगर सैल्वेज वैल्यू बदलता है या फिर मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन बदलता है, इनमें से कोई भी बदलाव आता है, कोई भी चेंजेस आता है, तो हम लोग उसको चेंज इन एस्टिमेशन मानेंगे। These are not change in accounting policies as per Ind AS 8। फिर उसके बाद में मैंने समझाया, आज के लेक्चर में मैंने समझाया चेंज इन ये डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर एक तो बेचेंगे तो क्या करना है, अगर बेचेंगे, बेचने पे कोई प्रॉफिट लॉस आता है डी रिकॉग्निशन पे, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L स्टेटमेंट। और डिस्क्लोजर तुम देख लेना, ये तो खाली तुम्हारा चेक लिस्ट है क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए। मेन ये था, अगर रिमूवल कॉस्ट, डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस में चेंजेस आता है, इफ देर इज एनी चेंजेस इन डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस, सो इन दिस केस अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर चेंज होता है, इंक्रीज होता है फ्यूचर डेट पे, तो पीपी के कॉस्ट को बढ़ा देना, और अगर डिक्रीज होता है तो पीपी के कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। और ये चेंज 2 रीज़न के वजह से हो सकता है, या तो कॉस्ट ही बदल गया, मैंने ये सोचा था 5 साल के बाद 50 लाख लगेगा रिमूवल कॉस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, लेकिन 50 लाख नहीं, वो एस्टिमेशन गलत था, 60 लाख लगेगा। या फिर मैंने जो डिस्काउंटिंग रेट ली थी 10%, वो 10% नहीं 12% है। सो या तो कॉस्ट बदलने से प्रोविज़न बदलता है या फिर डिस्काउंटिंग रेट बदलने से प्रोविज़न बदलता है। जो भी बदले, इसके वजह से जो भी चेंजेस आएगा, या तो ओरिजिनल तुम क्या करोगे, तुम क्या करना, जिस दिन तुम चेंज कर रहे हो ना, उस दिन एक वर्किंग बनाना। क्या वर्किंग बनाओगे? जिस दिन तुम चेंज कर रहे हो ना, प्रोविजन में चेंजेस आएगा ना, हाँ उस दिन क्या करना ना, मैं तुमको बताता हूँ, ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेट ओरिजिनल प्रोविजन ऑन द डेट ऑफ चेंज। जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन ओरिजिनल प्रोविजन निकालो, ओरिजिनल प्रोविजन के हिसाब से क्या वैल्यू है, फिर रिवाइज प्रोविजन कैलकुलेट करो, या तो अमाउंट या रेट के हिसाब से, और ये दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को ऐड कर दो,
it will be either increase or decrease. If increase then add to cost of PP, and if decrease then deduct from cost of PP. ठीक है, चलो with this I have covered property plant and equipment. ये छोटे छोटे रिविजन्स देखने से तुमको जब टॉपिक वापस से रिवाइज करोगे ना मेरा, तो तुमको बहुत बेनिफिट होगा. चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप इट हियर. थैंक यू.